ठीक है, चलिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिला विज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। यहाँ से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं आपसे लाइफ प्रोसेस की बात करूं कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जितने भी आपके सिस्टम है ना, वहां से लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका पक्का पक्का बनता है। मतलब मार्क्स 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम के अंदर ये आपका चैप्टर 5 से 6 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो यहां से क्वेश्चन आपके पक्का बनते हैं। और आपका एक लास्ट में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही वहां पे आपका हार्ट वाला, जहां पे जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में करने वाले हैं। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी थी कि कौन से सिस्टम क्या होते हैं, और आपको इनके मैंने बहुत फर्स्ट क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वाले चैप्टर को आगे बिगिन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स होते क्या है, और नेम वन एंजाइम इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, और व्हेन डू डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछा है कि भैया एंजाइम्स क्या होते हैं, आप हमें वो बताओ। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या बोला है कि आप हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के बताइए। किसके लिख के बताइए आप हमें, फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेजर्ट प्लांट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस को कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको पता होगा कि डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं कि सर, जहां पे जिनको पानी नहीं होता ना, जिनके पास सर पानी नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके ये एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि सर एंजाइम्स एक हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई एंजाइम जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, तो बहुत से एंजाइम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके माउथ के अंदर ही सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो फूड को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और इसको बायोमोलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट आपको पता ही है वो क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं, और आपके काफी चीजों को करते हैं, बट आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं आपके, वो आपके क्या करते हैं, प्रोटीन की रेट ऑफ रिएक्शन, देखो यहाँ लिखा है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड लिखा है ना, तो ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया केमिकल रिएक्शन को आपके इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इससे आपने पूछा कि एक डाइजेस्टिव का बता दो, आप सलाइवरी अमाइलेज का नाम दे सकते हो। सलाइवरी अमाइलेज जो क्या करता है, आपके स्टार्च को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है शुगर के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ करता है, आपके माउथ के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसका आप दे सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है किससे, फोटोसिंथेसिस की। ये तो आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सर जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वाटर के साथ आपकी जब रिएक्ट करती है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, ग्लूकोज, और कुछ वाटर आपका ट्रांसपिरेशन के रूप में निकल जाता है, और सर वहां से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये आपका कुछ वहां पर रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप पूरे बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, तो आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज कि सर डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, तो आपको पता है कि डेजर्ट प्लांट जब दिन का टाइम होता है ना, तो दिन के टाइम पे वो क्या करते हैं कि अपना वो स्टोमाटा को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और वो प्रिवेंट करते हैं कि भैया हम पानी पानी लॉस ना करें, क्योंकि डेजर्ट प्लांट के अंदर पानी वैसे ही नहीं मिलता है, उनको सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए। तो वो उस वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो डेजर्ट वाटर जितने भी होते हैं वो आपके स्टोर कर लेते हैं पानी को, और जो स्टोर करते हैं CO2 को अपने सेल्स के अंदर। और जब तक आपका सन बाहर नहीं आता, तब तक उस CO2 को स्टोर करके रखते हैं। और जैसे ही आपका सन बाहर आया, उन्होंने पानी भी है उनके पास स्टोर हुआ हुआ, CO2 भी है, तो वो तुरंत आपका वहां पर फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे शुरू कर देते हैं।
समझ में आ गया? तो रात को जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख लेते हैं अपने अंदर, और ये आपका कुछ प्रोसेस होता है। इसका डिटेल्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि देखो आपसे एक डायग्राम तो एग्जाम के अंदर जरूर बनवाएगा वो आपसे बोलेगा कि आपको डायग्राम बनाने हैं, आपको तो बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, और आपका या फिर हार्ट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पता ही है, जिसके अंदर नेफ्रॉन्स, किडनीज, यूरेथर और ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो डायग्राम आपको डायरेक्टली बनाना है, डायग्राम आपके सामने ये बना हुआ। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है आपको पता है, आपके वेस्ट को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे इसकी आपकी राइट किडनी है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, यहाँ पे आपका राइट यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर, नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसका डायग्राम है, आप सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनके अंदर आप इन तीनों का मुझे रोल बताइए। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इन तीनों को अलग अलग करके भी रोल पूछा जा सकता है कि भैया आप हमें इन तीनों के रोल्स बताइए कि आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो अलग अलग करके भी पूछा जाए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और तीनों को मैंने इकट्ठा इसलिए लग दिया कि आपको तीनों एक बार में याद रहे। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फूड होता है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। मतलब फूड नीड टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, मतलब जो खाना है आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है उसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए भैया आपको तोड़ना तो पड़ेगा ही। तो आप उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ देते हैं। ठीक है, और दे कैन एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे अगर हमने छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स से आपने सिंपल पार्ट में तोड़ दिया तो ये हमारे आपके किसके अंदर, आपके बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो सकता है। बट अगर जो ये फिजिकल जो है ना, फिजिकल ब्रेकडाउन जो होता है फूड का वो इनफ नहीं होता, इसीलिए ये आपका जो प्रोसेस है ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, जो आप दांतों से इस चीज से करते हो, आपका कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाते हो, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को तेज बनाने के लिए वहां पर आपके एंजाइम्स आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, जो उस रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना कि एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द केमिकल रिएक्शन फॉर स्पीडिंग अप द डाइजेस्टिव प्रोसेस। समझ में आ गया? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या है सर, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर दे और जो फूड है उसको जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करें। समझ में आ गया? तो डाइजेस्टिव एंजाइम अपने को समझ में आ गया, और इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, सलाइवरी अमाइलेज इसको एग्जांपल बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपको पता है कि इसको HCl बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, इट हेल्प्स टू किल द जर्म्स, और इट माइट हैव टेकन एंटर थ्रू फूड। तो फूड से भी आपका एंटर हो सकता है। ठीक है, और इट क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है उसकी ब्रेकडाउन के लिए आपका पेप्सिन चाहिए होता है, और उसके लिए आपका जो मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो HCl आपके वहां पर एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक्सिस में अगर हमारा आपका HCl हो जाए तो वहां पे हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब बॉडी हमारी ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आप बाहर से इनो लेते हो, बाहर से और भी कोई चीजें लेते हो। तो इनो का नाम, जैसे ये वाला पूरा टॉपिक आपको मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा चुका हूँ कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप इनो के नाम से जानते हो, आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे आपके बेसिक होते हैं, आपके जो यहाँ पे क्या करते हैं, इस बॉडी के अंदर जो एसिडिक मीडियम है इसको न्यूट्रल करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो HCl आपको क्लियर। अगली बात करें कि विलाई क्या होती है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका सरफेस प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव फूड है आपका, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है तो उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम जो करेंगे वो कौन करेंगे, आपके विलाई करेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई विद ब्लड होता है और वो एब्जॉर्ब फूड को ब्लड स्ट्रीम तक वहां पर
लेके जाता है। और ये थर्ड वाला और सेकंड वाला तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे ही वर्ड्स के अंदर आप वहां पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें कि हाउ explain how does the exchange of gases occur in the plants across the surface of stem, root और leaves। बहुत सिंपल है, कैसे आपका सर सरफेस के ऊपर ये सारे आपके होते हैं। तो आपको मैं बताया था कि इसका आंसर क्या होता है, थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में आपने बहुत अच्छी चीजें डिटेल में पढ़ी हुई है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, वाटर और मिनरल्स आपके प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पता है अपने को कैसे, थ्रू जाइलम एंड फोलम। जाइलम फोलम का रोल आ जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाया था पूरा, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऊपर अपर में जाने के लिए कौन यूज होता है, नीचे आने में कौन यूज होता है, तो उसके बारे में सारा बताया था। और अगला क्या लिखा है, एक्सप्लेन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपके रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है सर, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है मेन, और सनलाइट है। तो इन्हीं बातों को आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गैसेस के बारे में, तो मतलब गैसेस के बारे में आपको स्टोमाटा के बारे में बताना है। तो देखो लिखा है कि इन प्लांट देयर आर टाइनी पोर्स, जिनको आप स्टोमाटा बोलते हो, किस पे, लीव्स पे। लेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके स्टेम पे, जो फैसिलेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ प्लांट्स आपके कहाँ कहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो स्टोमाटा के अंदर स्टोमाटा मौजूद होता है आपके लीव्स में, और लेंटिकल्स मौजूद होता है आपके स्टेम में। ठीक है, और प्लांट क्या करता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा सर, और उसको आपका रेस्पिरेट करके O2 को आपके बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और रात को ये प्रोसेस आपका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वाटर और आपके मिनरल्स कैसे आपके प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैंने आपको अभी आंसर बताया, किसकी वजह से होते हैं, जाइलम की वजह से और आपके फोलम की वजह से। ठीक है, जाइलम और फोलम के बीच में बहुत तगड़ा डिफरेंस आपने क्लास 9th में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद जब हम ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ रहे थे ना बेटा, तो उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे जाइलम और फोलम के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन थी और कहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ये वाला टॉपिक जनरली आपको एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था। तो जाइलम क्या करता है, बेसिकली आपके वाटर और मिनरल जो रूट्स के अंदर होते हैं ना, तो उनको अपवर्ड डायरेक्शन में आपका वहां पर भेजने की कोशिश करता है। ये आपका क्या करता है, ये आपका बेसिकली एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है, जिस वजह से वाटर और मिनरल्स आपके प्लांट के ऊपर, मतलब आपका ये पेड़ है ना, तो नीचे से आपकी रूट से ऊपर की तरफ आपके ऐसे जाते हैं। ठीक है, these are the part of vascular system include phloem vessel। अब पानी पहुंच गया, मिनरल्स पहुंच गए, तो वो क्या करते हैं, अब खाना को बना लेते हैं, लीव्स की साइड पे फोटोसिंथेसिस करके आपके प्लांट्स ने खाना बना लिया। अब वो खाना क्या करेंगे बेटा, वो खाना आपका वापस आ जाएगा किसके पास, प्लांट के ऊपर। अब वो कौन लेके आएगा, आपका फोलम लेके आएगा। तो फोलम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इन द प्लांट, जहां पे स्टेम, रूट, फ्रूट और इन हर जगह पहुंचाने का काम फोलम करता है। तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है कि भैया पानी और मिनरल्स को लेके जाइए, और उनको ले जाके आप क्या कीजिए, उनको ले जाके आप प्लांट्स को, मतलब यानी आप पौधों को, लीव्स को दे दीजिए, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके। फोलम का क्या काम है सर, फोलम का काम है कि भैया वो फोटोसिंथेसिस को क्या करे, उनके प्रोडक्ट्स जो बने हैं, खाना जो बनाया है आपकी साइट ऑफ लीव्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर, यानी लीव्स पे, उनको ले जाके आपके बाकी प्लांट्स वगैरह को भी दे दे। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन मैमल्स एंड बर्ड व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, आपको पता ही है। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूड हो, और डीऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड कि सर जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो, आपकी CO2 इंक्लूड हो। तो इन दोनों के बारे में आपको पूछा गया है कि भैया इन दोनों को आपका सेपरेट करने की हमारी क्या नीड है। तो इसको सेपरेट करने की तो नीड है ही। अगर आपको पता ही है कि हमारी बॉडी जो आपके एब्जॉर्ब करने को बनी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 6 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि सर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे आपके मैमल्स एंड बर्ड्स वाले क्वेश्चन की, और उसके बाद करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी की। तो अगर मैमल्स और बर्ड्स की बात करूं ना, तो ये कौन से होते हैं बेटा, आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं।
कैसे होते हैं, आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दे मीन टू लाइक कि वो आपका क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को वहां पे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बर्ड्स, वहां पे सारे पॉइंट्स पढ़े कि जो मैमल्स और बर्ड्स हो गए वो कैसे होते हैं सर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दूसरी चीज, दिस मीन दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर एंड डू नॉट हैव डिपेंड ऑन एनवायरमेंट ऑफ देयर बॉडी रेगुलेशन। आपको पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यानी जी इसका मतलब क्या है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो बाहर से किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। बिकॉज ऑफ दिस बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं उनको रिक्वायर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच विल बी पॉसिबल ओनली विद अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है, आपने उन्होंने रेस्पिरेशन करी, फूड से आपका क्या बन गया, फूड से आपका क्या बन गया बेटा, आपका ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज की जब इनको ब्रेकेज करनी है, मतलब इस खाने की उनको ब्रेकेज करनी है, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें काफी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो जिससे आपको मैंने बताया था कि ये जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये एनर्जी क्या करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं और बाकी आपको प्रोडक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिस वजह से हम कहते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करने के लिए यहाँ पर अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और इसीलिए आपका यहाँ पर ये और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना जरूरी है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ से O2 रिलीज, O2 इसने ली तो ये क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड, और CO2 ली तो ये क्या हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो ग्लूकोज के साथ तो भैया कैसे रिएक्ट कराएंगे, दोनों आपस में मिक्स आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों को अलग अलग ही होता है, और हमारे भगवान ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि ये दोनों आपके ब्लड अलग अलग रहते हैं। सो इट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सप्लाई ऑफ रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम ये सब चीजें होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। तो आपके सामने ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इजीली देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपका जो जो सारी पार्ट थी, यहाँ पे आपके सारे पार्ट लिखे हुए हैं, ब्रोंचीज होती हैं, इनको ब्रोंचियल्स बोलते हैं। तो ये सारे आप वहां पे मार्क कर सकते हैं। डायग्राम एक आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। आप मुझे एक ऐसे मटेरियल का सर नाम बताइए कि जहां पर ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में आपका क्या होता हो बेटा, एक्सचेंज होता हो। तो अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आर्टरीज, वेन्स और पता नहीं क्या नेफ्रॉन वगैरह लिख देते हैं। तो ध्यान रखना कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा साइड, उसको क्या बोलेंगे आप, कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहीं पे एक और इसने दे दिया कि भैया सिस्टमेटिक आप मुझे रिप्रेजेंटेशन बता दो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको मैंने दो डायग्राम बताए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बताया था, ठीक है, बक्से वाला, ठीक है, बॉक्स के अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में A to Z, मतलब इसके बाहर आपको 12th के लेवल के ऊपर भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वो वाला डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाना, आपको कैपिलरीज वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है आपको वो बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल डायग्राम है। ऊपर वाले जहां पे मैंने आपको लिखवाया था ना, तो इस चीज को, इस वाले बक्से को कंसिडर कर लीजिएगा ऐसा लंग्स, और नीचे वाला जो चीज है इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा बॉडी ऑर्गन्स, इसको कंसिडर करना बॉडी ऑर्गन, और बीच में तो आपका हार्ट है ही। बीच वाले को कैसे बनाना है, बीच वाले को आप ऐसे कंसिडर कर लेना। तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी बनाने की, वैसे आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा डायग्राम आप क्लियरली यूज में इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। पहली चीज ये, और दूसरी चीज क्या है कि लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स व्हिच मेक्स द एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस।
तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पहले क्वेश्चन 9th 8th क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो वो क्या कह रहा है कि सर अगर हमने डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन करी हमारी बॉडी में, सर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट कम हो गई, तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन के कम होने से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है बेटा, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी अनस्टेबल है, अनेबल है आपके ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। मतलब आपकी बॉडी को, मान लीजिए कि मेरी बॉडी को नीड है आपकी 100 O2 की नीड है, मतलब 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की नीड है, बट मेरी बॉडी आपकी कैरी नहीं कर पाएगी। मेरी बॉडी 20-30 आपके ऑक्सीजन को कैरी करेगी, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सर, वो आपके को कैरी नहीं कर सकता, वो आपको हमारे ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, और इसी वजह से हमारे को बॉडी में कौन सी दिक्कत होती है, एनीमिया, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर पढ़ें तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे बॉडी में, एनीमिया को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस वजह से हमारी जो बॉडी है, जो ब्लड है, वो अनेबल टू कैरी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वहां पर रेस्पिरेशन के अंदर लेस एनर्जी चाहिए होगी, लेस एनर्जी आपकी निकलेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, उसको फिर वीक फील होगा। अगर मान लो कि ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन वो नहीं है, तो आपकी बॉडी में एनीमिया हो गया। एनीमिया होने के बाद सर हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं हो रही तो इतना अच्छा रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो लेस एनर्जी निकल रही है। आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टूटने से लेस एनर्जी वहां से निकल रही है। उस बंदे को क्या होगा, वो बंदा आपका बहुत जल्दी वीक फील करेगा, वो थोड़े से काम करने के बाद ही थक जाएगा, और वो कोई भी फिजिकल वर्क को नहीं कर पाएगा, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो कहते नहीं है कोई बच्चा अगर वो ज्यादा वो कर रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, ज्यादा लड़ रहा हो, तो हम कहते नहीं है कि यार ये थक जाता हो जल्दी। हमने कहा भाई तेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, और ये जनरली आपको बुढ़ापे में आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, कई कई लोगों का हीमोग्लोबिन जो होता है वो 14 से 17 के बीच में होता है, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी के बारे में था कि हाँ रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बताएं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर 4 मेन फैक्टर्स हैं। एक आपका थिन, मॉइस्ट, लार्ज सरफेस और गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे वॉल्स होती है ना, एयर वॉल्स होती हैं, अगर वो थिन होंगी तो गैस क्या कर सकती है, आराम से डिफ्यूज कर सकती है, और जिससे हमारी ऑक्सीजन आपके आराम से ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके आराम से बाहर निकल सकती है। तो 4 फैक्टर्स आपको बताने हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, थिन एयर वॉल। दूसरी चीज मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो थिन वॉल है ना, जो वॉल्स हैं, अगर वो मॉइस्ट हुई, मतलब थोड़ी थोड़ी आपकी म्यूकस से गीली हुई, तो वहां पर आपकी गैसेस का डिफ्यूजन जो होता है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लार्ज सरफेस एरिया, मान लीजिए आपने एक छोटा, आपकी जो वॉल है उसका सरफेस एरिया ये है, और एक दूसरी वाली वॉल का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपकी गैसेस यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगी, और उसके बाद फिर आपकी डिफ्यूज होके निकलेंगी। ठीक है, तो ये वाला आपका सरफेस एरिया पॉइंट हुआ। अगली चीज है गुड सप्लाई। अगर मान लीजिए आपके पास सप्लाई बहुत अच्छी आ रही है ऑक्सीजन की, तो वहां पे आपके रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, वहां पर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज होगी, और आपके अंदर ब्लड के अंदर मोर आपका फ्लो होगा। तो ये 4 पॉइंट थे, आपसे एग्जाम में तो वैसे नहीं पूछेगा ये, बट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर हमारा जो HCl होता है वो क्या रोल प्ले करता है, और व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और आप मुझे बताएं कि प्रोटीन, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं पहले है फर्स्ट क्वेश्चन की कि भैया HCl हमारी बॉडी में क्या करता है, तो HCl क्या करता है, आपको पता है कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पहली चीज आप क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम इन आवर बॉडी।
दूसरी चीज क्या लिखेंगे, इट इज यूज टू किल द माइक्रोब्स, जो एंटी माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको मारने के लिए आपका ये मदद करता है। हमारी बॉडी के अंदर आपका ये पीएच को मेंटेन करके रखता है, कितना 2 के आसपास आपका बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स पढ़ें तो यानी इट स्टेरिलाइज द फूड बाय किलिंग पैथोजेंस एंड अदर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को मार के ये क्या करता है सर, फूड को जो होता है आपको उसको उनसी लोगों से बचाता है। It has a pH of 2 which is perfect for nectarines or pepsin to break down the protein into effectively as possible. मैंने आपको बताया कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, पीएच मत लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, वो विच इज परफेक्ट, वो परफेक्ट होता है किसके लिए, पेप्सिन के लिए, वो आपके जो ब्रेक डाउन करने के लिए कि आपके प्रोटीन को इफेक्टिवली ब्रेक डाउन कर। अगली लिखा है ये इमल्सिफाई फूड की बात की गई, जो इमल्सिफाई फूड जो होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गए आपके और स्टिमुलेट द पेनक्रियाज, तो उनके अंदर भी आपका ये मदद करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको वहीं पर एलिमिनेट कर देता है। अगली चीज, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोबुलर फैट इनटू द फैट, इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। आपको बताया था कि जो आपके बड़ा वाला जो फैट होता है, लार्ज ग्लोबुलर फैट को कन्वर्ट करना किसमें, स्मॉलर फैट्स के अंदर, छोटे एक बड़े से फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होता है बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर आपका ट्रिप्सिन होता है, जो आपके प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, जो पेनक्रियास से आपका निकलता है। तो आज हमने बेटा 10 क्वेश्चन की बात करी है, नेक्स्ट क्लास में अदर जो 10 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक बार इनको रिवाइज करो और आपको यहाँ से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे नए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टिल देन आप हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।